मैं डॉक्टर शाहीन हई रियल वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक नए वलवले, एक नई सोच और एक नए जज्बे के साथ हम अपने प्रोग्रामों का फिर से आगाज़ कर रहे हैं। मैं आज एक फ़िल्म के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में आपने ज़रूर सुन रखा होगा। 27 जून को ये पूरी दुनिया में रिलीज़ हुई और मैं इस वक्त लंदन में हूँ, मुझसे भी नहीं रहा गया। मैं अपनी दोस्त रज़िया के साथ कल ही इसको देख कर आई हूँ। हमें दूसरे दिन के शो के टिकट मिल गए थे और हमने पहले तो एक बड़ी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, शेर खान होटल में, ताकि हम अच्छी तरह से फ़्रेश होकर इस फ़िल्म को देख सकें। हम बहुत उम्मीदें लेकर गए थे और मैं समझ रही थी कि ये एक मारका-खेज़ फ़िल्म हो गई। फ़िल्म तो वाकई अच्छी थी, लेकिन हमसे एक भारी गलती हुई कि हमने इस फ़िल्म के बारे में ना तो रिव्यूज़ पढ़े, ना ही हमने जाके गूगल पे छानबीन की। आम तौर पे मैं जब भी कोई फ़िल्म देखने जाती हूँ तो मैं ज़रूर कुछ मालूमात हासिल करती हूँ, लेकिन मुझे इतना एतमाद था कि ये फ़िल्म यकीनन मेरी समझ में आ जाएगी। तो खैर, कहानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और हमें काफ़ी हद तक तो समझ ही नहीं आई। फ़िल्म के अख्तिताम पे सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भाई इसका एंड क्या हुआ, और यकीन जानिए मुझे और रज़िया को सरदर्द की गोलियां खानी पड़ी और फिर से शेर खान रेस्टोरेंट में जाके कड़क चाय पी तो इतनी हिम्मत हुई कि हम गाड़ी चला के वापस आ सकें। मेरी राय में अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपना दिमाग भी साथ लेके जाइए। हम तो सिर्फ दिल लेकर गए थे, आप दिमाग भी लेके जाइएगा तो बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर हो सके तो हिंदू मज़हब के अक़ायद के बारे में पढ़ कर जाइए, ख़ास तौर पे महाभारत के बारे में। तो आइए इस फ़िल्म के बारे में मैं आपको एक मुख्तसर अंदाज़ में कुछ बता सकूं। ये कहानी शुरू होती है सन 3012 क़बल मसीह, यानी आज से कोई 5,500 साल पहले की बात है। ये महाभारत का सीन है। महाभारत दो कज़न के दरमियान लड़ाई हुई थी। पांडे और कारो लड़ रहे थे, तो कारो के ग्रुप में से अश्वत्थामा नामी शख्स ने एक हामिला औरत को जो मुखालिफ कबीले की थी मार डाला था। लॉर्ड कृष्ण बहुत नाराज़ हुए, वो दुनिया से चले गए और कहा कि भाई अब तुम, मेरी ये बद्दुआ है तुम्हें कि तुम 6000 साल ज़िंदा रहो। अब फिर से दोबारा जब लॉर्ड का वजूद इस दुनिया में आए कल्कि के नाम से, तो तुम उस औरत की हिफाजत करो जिसके पेट में ये बच्चा होगा। वो उसे बद्दुआ दे के चले जाते हैं और फिर अगला सीन शुरू होता है। अब ये सीन जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है। ये है 2898 का सीन, जो कि अभी आया ही नहीं। तो इसमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया तो तबाह हो चुकी है, बस एक ही शहर बाकी है जिसका नाम काशी है। गंगा का पानी सूख गया है, लोग पानी को तरस रहे हैं। ये देखकर तो मुझे कराची याद आ गया। लगता है कि वाकई ऐसा हो रहा है। इसमें दिखाया गया कि काशी में एक कॉम्प्लेक्स है जिसे एक सुप्रीम रन करता है, जो कि दुनिया का हुक्मरान है, और ये रोल कमला हसन ने किया है। और इसके अंडर एक और बंदा है, उसका नाम है बानी, और बानी के नीचे एक कमांडर है, कमांडर मानस, जो कि कॉम्प्लेक्स को चलाता है। इस कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने के लिए 1 मिलियन यूनिट चाहिए होते हैं, और उधर से करीबी गांव के लोग एहतजाज करने आते हैं। वो जुल्म सितम से तंग आ गए, उनके पास खाने पीने को नहीं है, और अंदर इस कॉम्प्लेक्स में अयाशियाँ हो रही हैं। और इसके साथ एक और बड़ी घिनौनी बात हो रही है कि तमाम जवान लड़कियों को गिरफ़्तार करके इस कॉम्प्लेक्स में बंद कर दिया जाता है। ख़ासतौर पे उन लड़कियों को जो चाइल्ड बेयरिंग एज की हों, जो कि बच्चे पैदा कर सकती हों। उनके टेस्ट भी किए जाते हैं। अगर वो पॉजिटिव निकलें बच्चा पैदा करने की सलाहियत के बारे में, यानी कि फ़र्टाइल हों, तो उनको अच्छे खाने भी दिए जाएंगे, और जो दूसरी हैं जो नेगेटिव हैं वो उनकी खिदमत में लगा दी जाएंगी। बहरहाल इन ख़वातीन को जब हमल 130 दिन को पहुँचे तो उनके अंदर से, उनके फीटस से सीरम निकालना होता है, लेकिन बहुत सी ख़वातीन 120 दिन भी नहीं पूरे कर सकती। उन्हें एक मशीन में घुमा के जो तिकोन सी होती है और उसमें से सीरम निकाला जाता है, और वो सीरम सुप्रीम की खिदमत में पेश किया जाता है, जो कि 200 साल से ज़िंदा है, बीमार रहता है, कमज़ोर है, बहुत ही लागर किस्म का, लगता ही नहीं कि कमला हसन है, बड़ा अच्छा मेकअप करवाया है। तो उसमें जब भी ये सीरम लाकर उन्हें दिया जाता है तो वो कहते हैं कि ये सही नहीं है, दोबारा कोशिश करो, सबको डांटते हैं। इत्तेफाक से यहाँ एक ऐसी लड़की आ जाती है जो बग़ैर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के, जैसे कि दूसरी लड़कियों को हमला किया जा रहा था, उसके बग़ैर ही इसको हमल हो जाता है। उसको 150 दिन हो गए हैं, वो अपना हमल छुपाती फिर रही है, उसको ये बच्चा रखना है।
उसके बाप ने उसको बचपन में कॉम्प्लेक्स के पास फ़रोख्त कर दिया था। उसे उसका नाम भी नहीं मालूम, उसको SMU 80 के नाम से कहा जाता है और बाद में फिल्म में इसका नाम समाधि हो जाएगा। तो यहाँ पर ये राज किसी न किसी तरह खुल जाता है और उसे फ़ौरन उसी मशीन में डाला जाता है जिसमें पिछली हामला औरतों को डालकर उनके होने वाले बच्चे से सीरम निकाला जाता है और फिर उन औरतों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। उनको ऐसी खाई में फेंक देते थे कि वो बच ही नहीं पाती थी। ये जो SMU 80 है, दीपिका पादुकोण ने इसका रोल अदा किया है। जब उसके होने वाले बच्चे से सीरम निकाला जाता है तो एक तहलका समझ जाता है, मशीन रुक जाती है, वो सिर्फ एक ही कतरा निकाल पाते हैं और फिर उसको उसी खाई में जब डालते हैं तो वहाँ पे एक औरत उसको बचा लेती है और फिर वहाँ से ये लड़की यानी SMU 80 जो है समाधि, ये वहाँ से भागती फिर रही अपनी जान और अपने बच्चे को बचाने के लिए। और साथ ही साथ एक और कैरेक्टर भी चल रहा है भैरवा का। भैरवा जो है ये एक जंगजू आदमी है, इससे कोई जीत नहीं सकता और इसका कुछ कॉमेडियन किस्म का रोल है, मज़ाहिया किस्म का। और साथ ही साथ ये अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सी के साथ भी 1 घंटे के साथ बड़ी मुश्किल से कॉम्प्लेक्स में जाता है। इसकी बड़ी ख्वाहिश है कि कॉम्प्लेक्स में रहे, लेकिन इसके पास उतने यूनिट्स नहीं हैं। तो उसके साथ जाता है, वहाँ एक डांस भी है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। वैसे इस डांस की क़तन ज़रूरत नहीं थी। तो ये भैरवा साहब जो हैं ये चाहते हैं कि ये इतने पैसे कमा लें 1 मिलियन यूनिट और ये कॉम्प्लेक्स में जाके आराम से अयाशी के साथ रह सकें। ऐसा होता मुश्किल नज़र आ रहा है। जैसे इस लड़की के भागने की खबर मिलती है तो सुप्रीम यानी जो मालिक है वो ऐलान कर देते हैं कि भाई जो भी इस लड़की को वापस लेकर आएगा, क्योंकि वो उसका सारा सीरम निकालना चाहते हैं बच्चे से, तो उसको 1 मिलियन यूनिट का इनाम मिलेगा और वो कॉम्प्लेक्स में रह सकेगा। बस फिर तो भैरवा लग जाता है इस कोशिश में कि वो जाके इस लड़की को ढूंढ के लेकर आए, क्योंकि वो बाउंटी फाइटर है। इस फिल्म का पहला हाफ तो बड़ा ही सुस्त है, दूसरे हाफ में खासी तेज़ी है और ये सारे एक्शन दूसरे हाफ में ही ज़्यादा हैं कि जो भैरवा साहब हैं, भैरवा जिन्हें आज तक कोई नहीं हरा सका, वो अपनी हवाई गाड़ी में सवार हैं, फ्लाइंग मोड में जा रहे हैं। उधर से रेडार्स आ रहे हैं, उधर से सुप्रीम अपनी फ़ौज भेज रहा है। लड़ाई का मंजर और साथ ही साथ एक कार में अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन ज़िंदा हो रहा है, होश में आ रहा है। तो वो ऐसे कि एक लड़का जो कि असल में लड़की है और वो सुप्रीम के लोगों से बचने के लिए कि उसे पकड़ के अंदर ना बंद कर दें कॉम्प्लेक्स में, तो वो छुपता हुआ जब से ही वो पहुंचता है गार में तो उसकी नज़र अश्वत्थामा पे पड़ती है। अश्वत्थामा के सर पर एक चमकता हुआ पत्थर था जो लॉर्ड कृष्ण ने उसे सज़ा देने के तौर पे निकाल लिया था। वही पत्थर अश्वत्थामा को उस बच्चे से मिल जाता है जो कि गार में अपनी जान बचाने के लिए छुप रहा है। वो पत्थर को माथे पे लगाता है तो एकदम से जैसे रोशनी सी हो जाती है और उसे महसूस होता है कि कल की इस दुनिया में आने वाला है और उसे उस हामिला औरत की हिफाजत करनी है जिसके पेट में कल की है। जैसे फिर से ज़िंदा होने लगता है और उसके चेहरे से जो पट्टियाँ में उतरना शुरू होती हैं, वो गार से निकलता है और उसे समाधि की तलाश है, उसे ढूंढता फिर रहा है। उधर से समाधि अपनी जान बचाने के लिए भागती फिर रही है। वो एक ट्रक में पनाह लेती है और फिर पीछे पीछे भैरवा भी आ जाता है, सुप्रीम की फ़ौज आ रही है और ये सब फिर एक गांव में पहुंचे हैं। समाधि किसी न किसी तरह शबनमा गांव में पहुंच गई है जहां सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी शक्ल तिब्बत के लोगों से मिलती है। वहाँ समाधि के जाते ही बारिश शुरू हो जाती है जो कि कई सालों से नहीं हुई और सूखे हुए दरख्त लहराना शुरू कर देते हैं और सब लोग माँ माँ कहते हैं। समाधि बहुत हैरान होती है। फिर से बताया जाता है कि उसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के वजूद से एक लॉर्ड, एक भगवान फिर से आने वाला है और फिर सब लोग उसकी हिफाजत में लग जाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। उधर से भैरवा जिसका किरदार प्रभास अदा कर रहे हैं जो कि साउथ इंडिया के बड़े ही मशहूर एक्टर हैं, तो वो यानी भैरवा फिर से लड़ाई करने आ जाता है। अमिताभ बच्चन के साथ खूब लड़ाइयाँ होती हैं और उधर से सुप्रीम की फ़ौज भी पहुंच गई है जो कि गांव के लोगों से शदीद जंग कर रहे हैं और बहुत से लोगों को मार दिया गया है। इसमें यह बात काबिल ज़िक्र है कि अमिताभ बच्चन का कद 8 फुट लंबा दिखाया गया कैमरा ट्रिक से और उन्होंने
बहुत ही अच्छे अंदाज से अपना रोल अदा किया है। हैरानी होती है कि वो इस उम्र में भी इतने फिट हैं। फिल्म में भी उन्हें तकरीबन 80 बरस का की शक्ल में दिखाया गया, यानी इतनी उम्र का दिखाया गया है। खैर, बहुत कुछ होता है, बहुत सी लड़ाइयाँ और झड़पें होती हैं, और इसी दौरान ये राज भी खुलता है कि भैरवा असल में करण का दूसरा जन्म है या दूसरा रूप है। वो पिछले जन्म में एक जंगजू, बहादुर जंगजू था जिसे कोई भी नहीं हरा सका था, और वो यशवंथामा का दोस्त और मित्र भी था, या शायद भाई भी था। खैर, इसमें एक लाठी का भी जिक्र है। जो लाठी यशवंथामा के हाथ में है तो एक जैसे एक जादू की तरह वो सब कुछ कर सकता है। खैर, उसको सुप्रीम की फ़ौज ने जकड़ दिया है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी तमाम जो जंजीरें या जिस तरह उसको जकड़ा गया उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, और इतने में भैरवा समाधि को ले जाता है। और हम यही समझते हैं कि वो समाधि को ले जाके 1 मिलियन यूनिट हासिल करेगा और कॉम्प्लेक्स में हमेशा रहेगा। ये तो शायद अगली फिल्म में पता चले, लेकिन फिल्म का इख्तिताम बड़े अजीब अंदाज से हो रहा है। सुप्रीम यानी कमला हासन को वो एक कतरा सीरम दिया जाता है जो समाधि के होने वाले बच्चे से निकाला गया था। उसके पीते ही उसका तो हुलिया ही बदलने लगता है, उसके चेहरे की झुर्रियाँ कम हो रही हैं, वो जवान हो गया है, और फिल्म इस जुमले पे ख़त्म होती है कि अब और कोई नहीं, मैं समाधि को ढूंढूंगा, मैं कल्कि को ढूंढूंगा। तो आप समझ गए ना कि अब ये एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर दूसरी कल्कि बनेगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और खुदा जाने कितनी और कल्कि बनेंगी। तो एक बात बताती जाऊँ, ये हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मूवी है। इस पे 600 करोड़ लगे हैं, जो पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 1200 करोड़ बनते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि बहुत से दूसरे ममालिक से मदद ली गई है, यानी कि स्टंट्स में, लड़ाई में, विजुअल इफ़ेक्ट्स में, क्योंकि विजुअल इफ़ेक्ट्स कमाल के हैं, हॉलीवुड की फिल्मों के टक्कर के हैं, और एक्टिंग का तो जवाब नहीं। वैसे ये फिल्म साउथ इंडियन एक्टर परवा की नहीं, अमिताभ बच्चन की है। उन्होंने मैदान मार लिया, ओ ही स्टोल द शो। कमाल की एक्टिंग, और मेकअप का जवाब नहीं। विजुअल इफ़ेक्ट्स फुल मार्क्स, मेकअप फुल मार्क्स, एक्टिंग फुल मार्क्स। कहानी, इसके बारे में थोड़ा सा इनको इस अंदाज से सोचना था कि आम पब्लिक इसको समझ सके। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, और शुरू का 1 घंटा जो है उसको ज़रा फास्ट किया जाता कहानी में, तो वो बेहतर रहता। डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन भी अच्छी है, और देखा जाए तो प्रभा जो बड़े मशहूर एक्टर हैं साउथ इंडिया के, उन्होंने दोनों तरह के रोल बड़ी अच्छी तरह अदा किए हैं। एक तो जैसे एक मज़ाहिया अंदाज में, और दूसरा एक बहादुर जंगजू की सूरत में। एक और बात बड़ी अच्छी है कि इसमें दीपिका पादुकोण को खुदा का शुक्र है बिकिनी नहीं पहनवाई, वरना पठान फिल्म की तरह हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, ये फिल्म देखने वाली ना होती। तो इसमें वो पूरे लिबास में, शुक्र है, और कोई ऐसे वैसे सीन नहीं है। वैसे तो पठान में भी ऊपर से छलांगे मार रहे थे हेलीकॉप्टर से यहाँ से वहाँ, इसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन ये दौर दिखाया गया है सन 2898 में, बहुत आगे जाके, और शायद वाकई उस वक्त हवाई गाड़ियाँ भी हों, लोग हेलीकॉप्टर से छलांगे मार के भी ज़िंदा रहें, और हो सकता है बहुत कुछ हो। तो उस लिहाज से ये फ़िल्म उन लोगों के लिए देखना ज़रूरी है जो साइंस फिक्शन में ख़ास दिलचस्पी रखते हों। उन्हें ये फ़िल्म बहुत पसंद आएगी। लेकिन अगर आप एक अच्छी कहानी की तलाश में और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होना चाहते हैं तो ये फ़िल्म आपके लिए नहीं है, फिर इसे मत देखिए। और अगर देखने जाएं तो जैसा मैंने कहा, अपना दिमाग साथ लेके जाएं, महाभारत के बारे में पढ़ के जाएं, तो ये फ़िल्म हो सकता है आपको पसंद आ जाए। उस लिहाज से कि ये एक अच्छी काविश है, ख़ास तौर पे साइंस फिक्शन के लिहाज से, इसे देख के मैट्रिक्स, स्टार वॉर सब की याद आ जाती है, और ये उसी टक्कर की बनाई गई है। लेकिन क्या ये बनाना ज़रूरी था? ये तो आप फिल्म देख के बताइएगा। आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगली बार मैं अपनी एक पाकिस्तानी फ़िल्म हमारी जो है, जो साइंस फिक्शन
जैसी है और मुझे तो अच्छी लगी और मैं इसके बारे में आपको कुछ और भी बताना चाहूँगी। उसका नाम है उम्र अयार, अ न्यू बिगिनिंग। ख़ास तौर पे कल्कि को देखने के बाद मुझे बड़ी शिद्दत से ये महसूस हो रहा है कि हमें पाकिस्तान के साइंस फिक्शन के बारे में भी बात करनी चाहिए। इंशाल्लाह अनकरीब आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।